विंटर सीजन और समर सीजन कैसे होता है। ओके, तो हमने पढ़ा था कि जब जो हमारी अर्थ है वो मैक्सिमम रेडियस वाले डिस्टेंस पे होती है, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो फेस करता है सन को, और सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो दूर रहता है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होंगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स होंगी। इनकेस किसी को कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने पढ़ना है आज लूनर एक्लिप्स के बारे में। लूनर एक्लिप्स क्या होता है? लूनर एक्लिप्स, लूनर मींस, आप सबको पता है लूनर का मतलब क्या होता है? मून। ठीक है, तो जो भी टर्म में लूनर आएगा इसका मतलब वहां पर मून की बात हो रही है। तो मून एक्लिप्स में, हाँ जी ऋतिक राज बोलिए। मैम चंद्र ग्रहण। हाँ, चंद्र ग्रहण। ग्रहण, ग्रहण का मतलब कि उसके ऊपर अंधेरा हो जाना। ठीक है, तो ये है लूनर एक्लिप्स। इसमें क्या होता है कि जो अर्थ जो है वो सन का रेवोल्यूशन करती है। क्या होता है कि जो अर्थ है वो सन का रेवोल्यूशन काटती है, और जो मून है वो अर्थ का रेवोल्यूशन काटता है। तो क्या होता है कि जो मून है वो एक टाइम पे क्या होगा, वो अर्थ के बिल्कुल पीछे आ जाएगा। तो जब सन की रेज अर्थ पे पड़ेगी तो अर्थ की शैडो जो है वो मून को कवर कर लेगी, राइट? इस सिचुएशन को लूनर एक्लिप्स कहते हैं। एम आई क्लियर? In this slide, Umbra and penumbra are basically जहां पर डार्क, बिल्कुल डार्कनेस हो जाएगी ना, दैट एरिया इज कॉल्ड अम्ब्रा। एंड जहां पर उसकी थोड़ी बहुत शेडो, मतलब एक एरिया होगा जहां पे प्रॉपर शेडो आएगी, डार्क कलर की शेडो, वो अम्ब्रा है। और जहां पे थोड़ा थोड़ा सा रोशनी और थोड़ा थोड़ा अंधेरा होगा वो पेनम्ब्रा है। ओके, चलिए आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सोलर एक्लिप्स। अब क्या होगा कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाएगा, तो मून की शैडो अर्थ पे पड़ेगी, लेकिन मून का साइज अर्थ से छोटा है। तो अगर मून का साइज अर्थ से छोटा है दैट मीन्स की शैडो भी तो थोड़े ही एरिया में पड़ेगी ना, पूरी अर्थ तो नहीं कवर करेगी। तो वो जो टाइम है जब अर्थ के ऊपर मून का शैडो पड़ता है, वो सिचुएशन है, उसको सोलर एक्लिप्स कहते हैं। आप डायग्राम में देखिए, मून है, मून के ऊपर रेज आई तो उसकी शैडो अर्थ के ऊपर पड़ी, तो जहां इतने से एरिया में आपको ज्यादा डार्कनेस होगी, बाकी एरिया में कम डार्कनेस होगी। तो ये जो है इसको सोलर एक्लिप्स कहते हैं, सूरज ग्रहण। आई होप आई एम क्लियर। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए अब आगे चलते हैं। फेजेस ऑफ मून। अब ये फेजेस ऑफ मून क्या है, ये क्यों होते हैं? बेसिकली जब रेवोल्यूशन करता है ना मून अर्थ के आसपास, तो जो अर्थ है वहां से मून कितने साइज का दिखाई दे रहा है। अब हर जगह से अर्थ इज राउंड, मून इज राउंड, तो हर जगह से जो अर्थ की हर जगह से आप हर टाइम पे मून को नहीं देख सकते हैं। जब वो उसकी व्यू में आएगा तभी देख सकते हैं ना। तो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस का मून आता है जो अर्थ से दिखाई देता है। वो उस जो मून के जो डिफरेंट फेजेस हैं कि उसकी क्या क्या शेप आती है, उसको हम फेजेस ऑफ मून कहते हैं। हाँ जी वरुण बताइए। नथिंग मैम, आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी इसलिए अभी ठीक हो गया। वो ना जो कुछ भी हो रहा है वो नेटवर्क इशू है। आप अगर मेरी स्क्रीन नहीं भी देख पा रहे तो आप मुझे सुन लीजिए, ताकि अगर आप नेक्स्ट क्लास में कहेंगे मैं सारी स्लाइड्स दोबारा दिखा दूंगी, ठीक है? ओके मैम। आप सुनते रहिए ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी ये स्लाइड्स तो आपको मैंने पोस्ट भी कर दी हैं आपके क्लासरूम में, ठीक है? अब हम आते हैं फेजेस ऑफ मून पे। फेजेस ऑफ मून हम स्टार्ट करेंगे फुल मून से।
एक टाइम आता है हमें फुल मून दिखाई देता है, फिर उसके बाद क्या होता है गिब्बस, उसके बाद क्वार्टर, उसके बाद क्रीसेंट। आपको जो ये व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, ये मून का विजिबल पार्ट है, बाकी सारा शैडो में छुप जाता है। ओके, ये न्यू मून मतलब यहाँ पर मून आपको नहीं दिखाई देगा, अमावस। ओके, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू होगा, क्रीसेंट, फिर क्वार्टर आधा दिखाई देगा, फिर गिब्बस, फिर उसके बाद आपको एक दिन फुल मून दिखाई देगा, पूर्णिमा कहते हैं ना। उसके बाद आता है फिर गिब्बस, छोटा होना शुरू हो जाता है। तो ये फेजेस है मून के, 14 दिन वो चलता है, 14 दिन वो चलता है, राइट? एम आई क्लियर? चलिए, उसके बाद क्या है, जो मून है वो अर्थ के राउंड रोटेशन भी करता है, रेवोल्यूशन भी करता है। अब वो अर्थ के राउंड जो रोटेशन, वो जो अपनी रोटेशन करता है उसको, उसके लिए उसको 27 डेज लगते हैं, ठीक है। और जो वो रेवोल्यूशन करता है, जो अर्थ के राउंड घूमता है, उसमें उसको 27.3 डेज लगते हैं, ठीक है। जो साइड हमें दिखाई नहीं देती है मून की, जो अर्थ से दूर होती है, उसको फार साइड कहते हैं, ठीक है। तो एक महीने में, लगभग एक महीने में वो अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूमता है और वो साथ में रेवोल्यूट भी करता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व भी एक महीने में ही लगभग करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि एक रोटेशन उसकी 27 डेज की है, तो अप्रोक्सीमेटली उसको 2 वीक्स लग रहे हैं। दिन, उसका जो डे है वो 2 वीक्स चल रहा है, उसकी जो नाइट है वो भी 2 वीक्स चल रही है, ठीक है। क्लियर हुआ? आई होप यहां तक क्लियर होगा, फिर हम आगे बढ़े। एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? हाँ जी उत्तम बताइए। मैम मैं बहुत लेट ज्वाइन हुआ हूँ मैम, आप मैम दोबारा से रिपीट कर दोगे? मून के बारे में बेटा? यस मैम। अभी करती हूँ। आप सबने अटेंडेंस भेज दी है ना बेटा? मैं आपको चैट में भेज दूंगा मैम, भेज रहा हूँ। भेज दो बेटा। हाँ जी, म्यूट कर लीजिए अपने आप को, मैं रिपीट कर रही हूँ। ये देखिए मून, मून जो है वो कितने साइज का दिखाई दे रहा है अर्थ से, उस पे उसके बेसिस पे उसके फेजेस होते हैं, ठीक है। उसके क्या क्या फेजेस होते हैं कि सबसे पहले तो एक दिन होगा जब वो नया मून बनेगा, नया मून बनेगा अमावस वाले दिन। अमावस वाले दिन हमें मून नहीं दिखाई देगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा दिखाई देगा क्रिसेंट शेप का, तो ये क्रिसेंट शेप हो गई। उसके बाद क्वार्टर, मतलब आधा हो जाएगा, ये व्हाइट वाला पोर्शन दिखाई देगा, ब्लैक नहीं दिखाई देगा हमें, ठीक है। उसके बाद है कि वो ऑलमोस्ट पूरा होगा लेकिन थोड़ा सा पोर्शन उसका मिसिंग होगा, ठीक है, तो वो गिब्बस हो गया। उसके बाद फुल मून, फुल मून में क्या होगा, पूर्णिमा, हमें पूरा मून दिखाई देगा। अब इतने टाइम में, ये इतना कितने दिन में हुआ, ये हुआ अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स में, ठीक है, क्योंकि रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है 27.3 डेज, राइट। तो ये, और यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स में, कहते हैं ना दो हफ्ते लगते हैं, 2 हफ्ते एवरी मंथ हमें पूर्णिमा दिखाई देती है ना, एक अमावस और एक पूर्णिमा आती है, 14 दिन के बाद अमावस, 14 दिन के बाद पूर्णिमा। ओके, तो ये फुल मून हो गया। यहाँ पे फुल मून क्या होगा, फिर ये कम होना शुरू हो जाएगा, फिर ये गिब्बस बन जाएगा, फिर ये क्वार्टर बन जाएगा, फिर ये क्रीसेंट बन जाएगा, और फिर ये गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा हमें, अमावस आ जाएगी। तो ये सर्कल एवरी मंथ चलता है, राइट? एम आई क्लियर उत्तम? अब क्या होता है, जो मून है वो रोटेट भी करता है, रेवोल्यूशन भी करता है, ठीक है। जब वो रोटेशन, अब उसको रोटेशन में भी उतना ही टाइम लग रहा है, उसको रेवोल्यूशन में भी उतना ही टाइम लग रहा है, मतलब ऐसे ऐसे घूमने में भी उसको 28 तकरीबन 28 डेज लग रहे हैं, और पूरा ऐसे चक्कर काटने में भी उसको 28 डेज लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक रोटेशन को कंसिडर करें कि वहां मून पे डे कितना टाइम का होगा और नाइट कितने टाइम की होगी, तो अगर हम हम एवरेज लेते हैं कि उसको 1 मंथ लगता है, तो अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स वहां पर दिन चलता है और 2 वीक्स वहां पर नाइट चलती है। एम आई क्लियर? आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। चलो अब हम करते हैं बात। हाँ जी ऋतिक राज बताइए बेटा। मैम व्हाट इज वैनिंग एंड व्हाट इज वैक्सिन? वैनिंग मतलब बढ़ना,
ये वैनिंग का मतलब होता है बढ़ना। वैनिंग, वैन करना बेटा। मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले मुझे ना ये चैप्टर बेटा कंप्लीट करने दो। ये 3 डेज से चल रहा है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस आपको बाद में बता देंगे। इनके नेम्स हैं वैक्सिंग एंड वैनिंग, मतलब कि ये बेसिकली ना आपको अपीयर हो रहा है ऐसा, और वो उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। चलो अब आपको मैं एस्ट्रोनॉमर्स बता देती हूँ। एस्ट्रोनॉमर्स क्या होते हैं, कौन बताएगा, किसको पता है एस्ट्रोनॉमी के बारे में? वरुण बताइए। मैम स्पेस में जाते हैं और मैं स्पेस में जाने के बाद मैम जो प्लैनेट मैम, जैसे मैम मून में गए तो मून में कुछ लेके आ गए रिसर्च उसके बारे में स्टडी करने के लिए, और जैसे कोई प्लैनेट पे गए तो उधर से कुछ लाएंगे क्योंकि उससे उसके बारे जानने के लिए उस प्लैनेट में ऐसा क्या है करके उनको एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। ओके, किसी और को बताना है? ऋतिक बताइए आप। ऋतिक बताइए। एस्ट्रोनॉमर्स वो लोग होते हैं जो ये स्टडी करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमर इज अ साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी who focuses their studies on a specific question। मतलब उनके दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है, सपोज उनके दिमाग में क्वेश्चन आ गया प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट, तो वो उसको रिसर्च करेंगे कि भाई प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट, व्हाई इज इट सो, वेदर इट इज मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ प्लैनेट्स और नॉट। तो वो रिसर्च करेंगे, उसके बाद वो उसका ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड अपनी हाइपोथेसिस देंगे। दे ऑब्जर्व एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स सच एज स्टार्स, planets, moons, comets and galaxies in either observational or theoretical astronomy। दो तरह की एस्ट्रोनॉमी होती है, एक थ्योरी पे बेस्ड होती है और एक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड। क्या है एस्ट्रोनॉमी की? एस्ट्रोनॉमी की बेसिकली 3 ब्रांचेस है। एक है एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक में वो वाले एस्ट्रोनॉमर्स होंगे जो हमारे अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी कर रहे हैं, ओके। एक्सोप्लैनेटोलॉजी, एक्सोप्लैनेटोलॉजी, ओके। आप इसके नेम से ही आपको पता लग रहा है, एक्सो मतलब जो निकल चुके हैं, प्लैनेटोलॉजी मतलब जो प्लैनेट्स के बाहर हैं, मतलब अर्थ एंड सोलर सिस्टम के बाहर जो चीजें हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनको जो स्टडी कर रहे हैं वो एक्सोप्लैनेटोलॉजी हो गई, ठीक है, वो स्टडी, ठीक है। और एक हो गए प्लैनेटरी फॉर्मेशन, कि जो हमारे अर्थ है और सोलर सिस्टम है, जो हमारी अर्थ एंड जो 8 प्लैनेट्स हैं उनकी जो स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, उनका कैसे वो सोलर सिस्टम बना और क्या हुआ, तो वो जो स्टडी है वो सारी इसमें आती है। कलर का सूट पहनाया जाता है और जब वो वहां पर पहुंच जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, तो वो व्हाइट कलर का स्पेस सूट पहनते हैं। रीजन बीइंग ऑरेंज कलर एज यू ऑल नो इज अ ब्राइट कलर। अगर हम कहीं पे रोड पे भी ट्रैफिक पे जा रहे हैं और वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो यू मस्ट हैव सीन कि जो ट्रैफिक पुलिसमैन या कंस्ट्रक्टर वर्कर्स हैं वो या तो फ्लोरोसेंट कलर का उन्होंने पहना होता है या उन्होंने ऑरेंज कलर का पहना होता है। रीजन बीइंग कि वो आई कैचिंग होता है। अब क्या हुआ कि जब यहाँ से रॉकेट लॉन्च हुआ तो कोई मिस हैपनिंग या कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो जाएगी, तो ये इजीली स्पॉट हो जाते हैं ऑरेंज कलर से, राइट। और व्हाइट कलर का क्यों होता है कि जब वो स्पेस में पहुंच गए हैं तो वो सन के नियर पहुंच गए हैं ना, तो वहां पर कोई ओजोन लेयर तो है नहीं जहां वो स्पेस में पहुंचे हैं, तो जो रेडिएशंस है सन की वो हार्मफुल होती हैं। तो जो व्हाइट कलर है वो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन के लिए नोन है। कहते हैं ना गर्मी में व्हाइट कलर पहनना चाहिए ताकि आप सन की रेज को एब्जॉर्ब नहीं करो, उन्हें रिफ्लेक्ट करो, तो वो स्किन डिजीजेस नहीं हो उन्हें। आई होप आई एम क्लियर। एब्जॉर्ब करते हैं, तभी अगर आपकी कोई किसी गाड़ी में फिल्मिंग करता है ना, तो वो अगर गर्मियों में खड़ी है तो वो बहुत ज्यादा गर्म होएगी, एसी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा उसको कूल डाउन करने के लिए। लेकिन अगर कोई कार उसके एज कंपैरेटिवली उसके शीशे जो है वो नॉर्मल है या वाइट कोटिंग है उनपे, तो वो जल्दी गर्म नहीं हुई।